को तोड़ चुके हैं, क्या देखे इस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा तुम चाहे आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हिंदुस्तानी, 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 हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की धरती को गौतम की भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी। हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हिंदुस्तानी, 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 हर दरगा है मोती आंखें खाकर देखो, माटी में सोना के हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है चांदी की यमुना, दागों को पत्थर से धान खुदा कर देखो। नया खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। एनडीए के सभी नेतागण आज से महासंग्राम का प्रारंभ कर रहे हैं और बजट सेशन के पहले दिन तक भ्रष्टाचार और घोटाले के विरुद्ध ये महासंघर्ष, महासंग्राम जारी रहेगा। एनडीए के कार्यकारी अध्यक्ष, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, हम सबके राष्ट्र नेता और भारत के अभिनव वल्लभ भाई पटेल, लाल कृष्ण आडवाणी जी, एनडीए के महासंयोजक और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता शरद यादव जी, शिवसेना के वरिष्ठ नेता और संसद में हम सबके साथी सहयोगी अनंत गीता जी,
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता अजनाला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेत्री बहन सुषमा स्वराज जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जोशी जी, वेंकैया जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और विपक्ष के उपनेता गोपीनाथ जी, आलूवालिया जी, मंच पर विराजमान एनडीए के सभी नेतागण, जेडीयू के, अकाली दल के और शिवसेना के वरिष्ठ नेतागण, और इस रामलीला मैदान में, ऐतिहासिक रामलीला मैदान के प्रांगण में जो दिल्ली के कोने कोने से आए हुए एनडीए के और सभी पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी के भाइयों और बहनों, आप सबसे एक ही शुरुआत का निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करके एनडीए के पूरा नेतागण को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, शरद यादव जी और आडवाणी जी और सबको जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करिए, यही आप सबसे निवेदन है। ऐसे ताली बजाना चाहिए। ये जंग का ऐलान है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो महासंग्राम का ऐलान माननीय आडवाणी जी ने हफ्ते पहले एक पत्रकार वार्ता में किया और वहां से घोषणा की, कांग्रेस के, यूपीए के घोटालों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई भी एक महाघोटाला है। यह सभी चीजों के खिलाफ देश भर में एनडीए एक अभियान छेड़ेगी। वो अभियान की शुरुआत इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से शुरू होगी। मित्रों, इस मैदान में इतना विराट स्वरूप से इकट्ठे होकर के आपने इस महाअभियान को एक विराट स्वरूप दे दिया है। मित्रों, ये शुरुआत है। यहां से देश भर में हम एनडीए के रैलियां करने वाले हैं। जयपुर में करेंगे, रोहतक में करेंगे, उत्तर प्रदेश के कानपुर में करेंगे, सुदूर पूर्वांचल के गुवाहाटी में होगा, पटना में होगा, गया में होगा, भुवनेश्वर में एनडीए की रैली होगी, मध्य प्रदेश के भोपाल में और दक्षिण के हैदराबाद और चेन्नई में, मुंबई में, पूरा देश भर में आडवाणी जी, शरद यादव जी, गडकरी जी और सभी एनडीए के नेताओं के नेतृत्व में एनडीए के रैलियां होंगे।
और इसके साथ ही साथ हर गांव में, हर गली में, हर शहर में, तहसील केंद्र में, जिला केंद्र में, जिला मुख्यालय पर एनडीए के धरना पड़ताल में होगा। ये हमारे महासंग्राम का शुरुआत है। केवल मात्र जेपीसी का मांगी हम नहीं कर रहे हैं। जेपीसी तो वो बिठाना ही चाहिए, लेकिन इस महान रैली में ये भी हम संकल्प लेना चाहेंगे, इस अभियान के अंत में केंद्र के कांग्रेस यूपीए सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे, कांग्रेस को हटाएंगे, एनडीए को वापस लेके आएंगे। मित्रों, अटल जी के प्रेरणा से जो हम विशाल एनडीए बनाए थे और 6 साल भारत को सुशासन, सुराज और विकास दिया था, उस तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से, इसी मकसद से आज ये महाअभियान हम शुरू कर रहे हैं। 2G स्पेक्ट्रम में जो घोटाला हुआ है, ऐसे ही आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में जो घोटाला हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो घोटाला हुआ है, ये सारे घोटालों का हम बोल बोलेंगे और पूरा देश को अवगत कराएंगे। उसका श्री गणेश करने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। और एक बार जो मंच पर विराजमान हमारे एनडीए का नेतागण है और मंच के सामने जो जनता जनार्दन है, दोनों को एक संयोजक नाते मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और दिल के गहराइयों से आपको साधुवाद भी देना चाहता हूं। इस विशाल सभा से, विराट शक्ति प्रदर्शन से आपने महासंग्राम का संकोच घोष भी कर दिया, बिगल भी बजा दिया। और एक बार आप सबको शत शत प्रणाम। जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली जी से कि वो संबोधित करने के लिए मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हम सबके मार्गदर्शक और वरिष्ठ नेता श्रद्धेय अडवाणी जी, एनडीए के संयोजक श्री शरद यादव जी, मंच पर बैठे हुए एनडीए के विभिन्न घटकों के नेतागण और मित्रों, आज की ये ऐतिहासिक रैली आरंभ है एक संघर्ष का, और इस संघर्ष का आरंभ है कि केवल विरोधी दलों का ये विपक्ष और ये विरोध जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वो संसद की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहेगा। संसद का सत्र समाप्त हो गया। आज इस संघर्ष को जनता के सामने हम लेकर जा रहे हैं। हमारे साथी आनंद कुमार जी ने बताया कि इस प्रकार की रैलियां एनडीए की ओर से बड़ी मात्रा में सारे देश में होने वाली है, और उद्देश्य इस बात का है कि इस लड़खड़ाती हुई सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को, इस देश को प्रशासन न दे पाने वाली सरकार को, इसका जनता के अदालत में जाकर हम पर्दाफाश करें।
आज तक मित्रों इस देश के इतिहास में नहीं हुआ कि चुनाव जीतने के पहले वर्ष में या दूसरे वर्ष में किसी सरकार की ये हालत हो गई हो कि उस सरकार के प्रधानमंत्री को देश के सामने बार बार कहना पड़े कि मेरे पास छुपाने लायक कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री इतने डिफेंसिव हो गए हो कि उनको ये कहना पड़े जिस जांच समिति की विपक्ष मांग कर रहा है मैं उसके सामने तो नहीं जाऊंगा, किसी अन्य जांच में जाकर मैं बयान देने को तैयार। क्या कारण है मित्रों कि आज इस कांग्रेस की सरकार को, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की विश्वसनीयता जनता के सामने इतनी कम हो गई कि आज उस सरकार को इस प्रकार की परिस्थिति आ जाए कि पूरे देश के अंदर माहौल बन जाए कि जनता के सामने इतने बड़े घोटाले जनता के पैसे के इस सरकार ने किए हैं। कांग्रेस का मित्रों इतिहास रहा है कि जब कभी भ्रष्टाचार का घोटाला होता है कांग्रेस के शासन में तो किसी प्रकार से उसको दबाने का प्रयास किया जाए। 1986 का किया हुआ भ्रष्टाचार, बोफोर्स का कांड, 25-30 साल तक कांग्रेस की सरकार उसको दबाने की कोशिश करती है। क्या परिस्थिति थी कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार का कांड हुआ, कांग्रेस की सरकार चुनाव हार गई, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व क्योंकि उस भ्रष्टाचार के कांड में डूबा हुआ था और इसलिए बार बार किसी प्रकार से सीबीआई जैसी एजेंसी का दुरुपयोग करके उसके ऊपर पर्दा डालने का प्रयास करते रहे। ऐसा एक कांड नहीं था, पीसीओ कांड थे। अगर 80 के दशक का प्रधानमंत्री कार्यालय बोफोर्स में था तो नरसिम्हा राव जी के परिवार तक पहुंच गया था, जो इतना बड़ा घोटाला हुआ जहां उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी मुकदमे चले। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो हुआ वो पूरे देश के सामने हैरानी का विषय था। 2004 में जब पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहला काम किया कि जब अपनी मंत्रिपरिषद बनाई थी तो 7 ऐसे दागी मंत्री जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे थे, भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे थे, उनको अपनी मंत्रिपरिषद के अंदर शामिल कर दिया। पूरे देश में उस वक्त विरोध हुआ था। कहां गई थी उस वक्त ईमानदारी की एक दुहाई? पहले वर्ष के अंदर इतना बड़ा वोल्कर का कांड हो गया। विदेश नीति को एक प्रकार से बेचा जा रहा था। 2007 में ये जो 2G स्पेक्ट्रम का कांड है, ये क्या है? आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने के लिए बार बार बयान देते हैं। मित्रों, जब टेलीफोन का विभाग सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र के लिए खुला था तो याद करिए वो वक्त जब कांग्रेस की सरकार में 1 मिनट टेलीफोन पे बात करने के 16-17 रुपए लगते थे। ये परिस्थिति थी जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी। वाजपेयी जी की सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में 3 ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए थे जिसकी वजह से इस देश में जो टेलीफोन की सुविधा प्राप्त नहीं थी जनता को, वो आम आदमी तक पहुंच गई। वो वक्त था जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं टेलीडेंसिटी, कि 100 में से कितने लोगों के पास टेलीफोन है? 0.8 यानी 1% से कम के पास था। सेवा महंगी थी। वाजपेयी जी ने 3 निर्णय ऐसे लिए। पहला निर्णय ऐसा कि जो मुनाफा कमाएगी टेलीफोन की कंपनी, उसका एक हिस्सा सरकार के साथ उसको बांटना पड़ेगा। दूसरा निर्णय लिया कि विभिन्न प्रकार की तकनीक जो आ रही थी, टेक्नोलॉजी आ रही थी, उसके लिए इस विभाग को खोल दिया। और तीसरा निर्णय लिया कि जो कांग्रेस ने कहा था कि एक क्षेत्र के अंदर केवल 2 लोग टेलीफोन चलाएंगे, उसको खोल के विभिन्न लोगों को
फीसदी से कम टेलीफोन, आज इस देश की टेलीडेंसिटी 65% से आगे बढ़ चुकी है। वो वाजपेयी जी की उस सरकार के निर्णयों का असर था। वो वाजपेयी जी की सरकार के निर्णयों का असर था कि 16 रुपए का 1 मिनट आज 25 पैसे और 50 पैसे के अंदर टेलीफोन की सुविधा गांव-गांव के अंदर उपलब्ध होगी। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, जब कांग्रेस की सरकार आई तो हमें पहले तो लगता था कि प्रधानमंत्री जी के पास अधिकार नहीं है, शायद विभाग बांटने का काम कोई अन्य गैर संवैधानिक केंद्र करता है, लेकिन वो इशारा भी हमारा गलत निकला। अब जो सामने समाचार पत्र और टेलीविजन पे सुनने को मिलता है, तो सब बातें स्पष्ट होकर सामने आई हैं। उससे तो ये भी स्पष्ट हो गया कि ये काम राजनीतिक लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन व्यवसायी घराने कर रहे थे, उनके दलाल कर रहे थे। किस प्रकार के विषय समक्ष जनता के आ रहे हैं? कौन से राजनीतिक दल को टेलीकॉम का विभाग दिया जाएगा, ये औद्योगिक घराने और दलाल तय कर रहे थे। उस राजनीतिक दल डीएमके में किस व्यक्ति को दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा, ये भी फैसला औद्योगिक घराने और दलाल कर रहे थे। लाइसेंस देने की और स्पेक्ट्रम बांटने की नीति किस प्रकार की होगी, वो नीति भी वही लोग बना रहे थे। उस नीति को कार्यान्वित करने का काम भी वही लोग कर रहे थे। और इसका असर ये हुआ कि 2007 और 2008 में जब टेलीफोन की सेवा बढ़ चुकी थी, जब स्पेक्ट्रम की कीमत आसमान को छू रही थी, आपने 2001 के दाम के ऊपर अपने चुने हुए लोगों को वो बांट दिया। चयन प्रक्रिया में बेईमानी थी, जिस दाम के ऊपर दिया गया उसमें बेईमानी थी। और उसका असर यह हुआ कि जिन घरानों ने खरीदा वो कोई टेलीफोन चलाने वाले घराने नहीं थे, वो बिल्डर थे, रियल एस्टेट का काम करते थे। ये लाइसेंस और स्पेक्ट्रम लेकर विदेशी कंपनियों को बेचना आरंभ कर दिया। जिसकी नीलामी सरकार को करनी चाहिए थी, सरकार ने नीलामी नहीं की। सरकार ने अपने चहेता लोगों को दे दिया, कम दाम पे दे दिया, और वो लोग निजी नीलामी कर कर विदेशी कंपनियों को वो आगे बेच रहे थे। और एक एक रात के अंदर हजारों करोड़ रुपए वो लोग कमा रहे थे। इस देश के सीएजी ने कहा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने कहा कि 1,76,000 करोड़ का घाटा केवल इस भ्रष्टाचार की वजह से इस देश को हुआ। आज 2.5-3 वर्ष से एनडीए की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2009 के चुनाव में और उसके बाद बार बार संसद में इस विषय को हम उठाते थे, कोई सुनने को तैयार नहीं था। अब तो लगता है कि मीडिया के लोग भी उस वक्त कम सुनने और लिखने को तैयार थे। उन व्यक्तियों को मंत्री बनाने में भी वो साथी लगे हुए थे। ये परिस्थिति उभर कर सामने आई है। आप वो कांड सुन लीजिए। इस देश की न्यायपालिका की क्या स्थिति है, इस देश के औद्योगिक घरानों की क्या स्थिति है, इस देश के मीडिया की क्या स्थिति है, इस देश का मंत्रिपरिषद कैसे बनता है, इस देश के मंत्रियों के बंटवारे के कामकाज के कैसे होते हैं। देश की हर लोकतांत्रिक संस्था उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसकी ईमानदारी को लेकर चिंता का विषय बन जाता है। और आज हमारी मांग क्या है, जब सब स्वीकार कर रहे हैं कि बेईमानी हुई, केवल स्पेक्ट्रम घोटाले की बेईमानी नहीं, इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल हुआ कॉमनवेल्थ गेम का, ये केवल कांग्रेस की नालायक सरकार थी कि एक नकारात्मक भावना इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आसपास बन जाए, बेईमानी उसमें हो जाए। और आज हमारी मांग क्या है, ईमानदारी से इसकी जांच कर लो।
पिछले 7 वर्षों में जो सीबीआई की हालत कांग्रेस सरकार ने की है, कोई एक आदमी खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि सीबीआई ईमानदारी से जांच करने की परिस्थिति में है। सीवीसी जो सीबीआई की नियुक्तियां करता है, सरकार के भीतर ईमानदारी रहे, इसका फैसला करता है। जब सीवीसी का चयन हो रहा था तो बेचारी सुषमा जी बैठी हुई विरोध कर रही थी, कम से कम इस पद के ऊपर तो बेईमान आदमी को मत बिठाओ। आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, मीडिया पूछ रहा है, पूरा देश पूछ रहा है कि वो नियुक्ति तो निजी तौर पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आपने स्वयं की थी। अगर प्रधानमंत्री के पास छुपाने लायक कोई विषय नहीं है तो इस बात का जवाब दे दें कि एक बेईमान आदमी को लाकर जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था उसको सीवीसी आपने कैसे बनाया। प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दे दें कि इस देश की सीबीआई को भ्रष्ट करने में कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा है जिसकी भूमिका सबसे प्रखर रहेगी। प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दे दें कि टेलीकॉम का विभाग किसके कहने पर श्री ए राजा को आपने दिया था। प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दे दें कि जब ये कांड 3 साल पहले हो रहा था तो आप चुप क्यों थे, आप दूसरी दिशा में क्यों देखने लग पड़े थे। प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दे दें कि जब बार बार ये विषय मीडिया में या संसद में आता था तो 3 साल में आपने अपनी उंगली भी उठाने का काम नहीं किया था, उस व्यक्ति को पद से हटाने का काम नहीं किया था। मित्रों, अगर विपक्ष संसद की कार्रवाई को न रोकता तो ये भी सच्चाई है कि श्री ए राजा अपने पद के ऊपर आज भी बने हुए होते, आज भी सीबीआई के छापे ना पड़ रहे होते और आज भी ये सरकार और प्रधानमंत्री जो कटघरे में खड़े हैं वो उस कटघरे के अंदर खड़े ना होते। आज इसकी जांच कौन करेगा? न्यायपालिका, मीडिया, मंत्रिपरिषद का बनना, सरकार का चलना, नीति का निर्माण होना, ये फैसले कौन करेगा? ये सीबीआई करेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक संसद की समिति है जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट देखती है। ये केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, ये अकाउंट और ऑडिट का मामला नहीं है, इस देश के लोकतंत्र के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ ये विषय है और इस देश की संसद अपना मुंह नहीं मोड़ सकती और इसलिए इसकी जांच केवल संसदीय समिति के माध्यम से हो सकती है। कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं जो इस देश के लोकतंत्र के अंदर इस बात का निर्णय कर पाए। आज इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए हम सामने आए हैं और हमारा सौभाग्य इस बात का है कि आज एनडीए के सब साथी एक इकट्ठा हैं और उसके साथ साथ इस देश के अन्य विरोधी दल जो हमारे साथ एनडीए में नहीं है वो भी अपनी तौर पे संसद के अंदर खड़े होकर इसका विरोध कर रहे हैं। और यही कारण है कि इस भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से प्रधानमंत्री जी को लगता है तो मुझे इस शक के दायरे से बाहर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री शक के दायरे में नहीं हो सकता। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो ईमानदारी से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आ जाइए, उसका गठन कर दीजिए और जो सवाल हमने पूछे हैं उन सवालों का जवाब दे दीजिए। और अगर इन सरकार सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो नैतिक आधार के ऊपर अपना पद छोड़ दीजिए। देश के अंदर अविश्वास की भावना के साथ सरकार चल नहीं सकती, प्रधानमंत्री चल नहीं सकते। केवल विपक्ष को ताने मारना या आरोप लगाना अब कांग्रेस के मित्रों को याद रहे, ये चलेगा नहीं। इस देश के राजनीतिक एजेंडा पर कीमतों का नियंत्रण न कर पाना, भ्रष्टाचार करना आज राजनीतिक एजेंडा पर ये सबसे आगे आ चुका है। कांग्रेस के अधिवेशन ने कोशिश की थी उस एजेंडा को बदलने में, लेकिन वो विफल रहे और आप सबका समर्थन रहा तो ये आंदोलन भी हमारा सफल होगा। और जो इसके लिए राजनीतिक और दृष्टि से जिम्मेवार हैं, हर एक के खिलाफ कार्रवाई करके एनडीए के नेता अपने चैन की सांस लेंगे। आप सब
इतनी बड़ी संख्या में आए और हम लोगों का उत्साह बढ़ाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर रतन सिंह अजनाला, जो कि शिरोमणि अकाली दल से यहां उपस्थित हैं, पार्लियामेंट मेंबर हैं। श्री अजनाला जी। मेरे बहुत ही सत्कारयोग सीनियर साथी अडवाणी जी, श्री नितिन गडकरी जी, प्रेसिडेंट बीजेपी, शरद यादव जी, एनडीए के सारे भाईवाल, सत्कारयोग वीरों, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं खुशी महसूस कर रहा कि हिंदुस्तान के लोग हुण जाग पे ने। मेरे को कोई ऐसे लफ्ज नहीं जिन्हां नाल मैं एनडीए के सारे भाईवालों का धन्यवाद कर सका। लगातार 9 नवंबर तो लैके 13 दिसंबर तक हिंदुस्तान की पार्लीमेंट तो हिंदुस्तान की राजा सभा बहुत बड़ा संघर्ष लड़िया और तुसी वीरों हैरान हो गए। हिंदुस्तान नूं मुगलों ने लुटिया, हिंदुस्तान नूं अंग्रेजों ने लुटिया, पर खालसा जी 1947 के बाद जिन्ना कांग्रेस ने लुटिया ना मुगल लुट सके ना अंग्रेज लुट सके। बहुत बड़ा धक्का कांग्रेस ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद हिंदुस्तान के गरीब लोगों को बहुत बड़ा लुटिया तो हिंदुस्तान के लोगों को दिता किया रिश्वतखोरी, अनपढ़ता दी है, गरीबी दी है, भुखमरी दी है। ये सारी की सारी देन कांग्रेस जमात दी है जिन्हें लगातार इस मुल्क से 50 साल तो वध राज किया है। जे हिंदुस्तान की माड़ी हालत की जिम्मेवार है तो कांग्रेस है। और जदों भी हिंदुस्तान में घोटालियां की गल हुई है, जदों भी हिंदुस्तान में रिश्वत की गल हुई है तो कांग्रेस हमेशा मोहरी होके इन्हां घोटालियां की शामिल हुई है। और मैनू ये गल कहते कोई फर्क नहीं लगता भाई रिश्वतखोरी ते कांग्रेस दो सगियां भैनां ने, एक दूजे तो बगैर रह नहीं सकती। अब मेरे साथी कह रहे सन 2G स्पैक्ट्रम ना गलत रखा है, ना रखना चाहिए सीगा सोनिया ते राजीव स्पैक्ट्रम, 2G स्पैक्ट्रम नहीं सी रखना, क्योंकि ना दोनों मां पुत्तां ने इकट्ठे होके लुटिया हिंदुस्तान नूं। तो तुसी हैरान होवोगे एक इटालियन बीबी होवे ओनू हिंदुस्तान की तकलीफ का की पता हो सकता है, ओनू की पता हो सकता पिंड किदां ने, ओनू की पता हो सकता है साडियां तकलीफां किदां ने। ओनू तो एक गल का पता हो सकता है मैं हिंदुस्तान के लोगों को लुटना किदां है। सरदार मनमोहन सिंह मैं की गल करा सरदार जी जरा पुतलियां वांग नचदा सोनिया गांधी के इशारे से अपने को कोई कम नहीं लेता तो इनू पेश करके और जिस घर का मोरी, जिस घर के मोरी के थले लुटेरे वैसे हो उस घर के मोरी नूं घर च रहने की लोड़ नहीं, क्योंकि लुटेरिया का जान तो वही है, एक्शन तो उन्हें ही लेना है। तो जे मोरी कोई एक्शन ना लऊगा तो फिर वो घर किदां चलूगा। ये सारे जड़ियां गल्लां ने इत्थे बस नहीं, बड़ी वड्डियां गल्लां ने। और सब तो वड्डी गल आ जदों असीं इलैक्शन लड़ रहे सन ते सरदार मनमोहन सिंह कह रहे सन साडी सरकार बनाओ 100 दिनां दे अंदर अंदर जिन्ना भी स्विट्जरलैंड रुपया है हिंदुस्तान का वो सारे का सारा असीं वापस लियावांगे। तो तुसीं वीरों हैरान होवोगे 66,000 अरब रुपया जिहड़ा है
हिंदुस्तान के लोगों का लुटिया जरा वो स्विट्जरलैंड के बैंकों च लोगों ने लुट के रखा है। इतने बस नहीं, स्विस बैंक एसोसीएशन की रिपोर्ट आ 2006 की, उन्होंने कहा कि $1456 बिलियन जरा ये रुपया हिंदुस्तान के लुटेरिया ने लुट के ना बैंकों च रखा है। 2008 की रिपोर्ट की कह रही है भाई ये रुपया $1891 बिलियन हो गया है। जो जो साल वधी जा रहे हैं, जो लुटेरिया का पैसा वधी जा रहा है। अज सरकार बनी नूं कितने दिन हो गया, 100 दिन भी ना गया, पर 1 रुपया भी स्विस बैंकों का वापस नहीं आया। इतने बस नहीं, आपने कॉमनवेल्थ गेम्स हुई ने 70,000 करोड़ रुपया खर्च होया है, ते खर्च कितने होया है? आपने सामने देखा तुसी, ये कोई पुल बन रहा है वो ढह गया, वो हिंदुस्तान की फौज ने पुल बनाए ने। इथों तक नहीं, पैसे ये खा रहे हैं, खेडा गरीब लोग खेल रहे हैं। और मैनू इस गल की खुशी है कि जी लहर असी हिंदुस्तान की पार्लीमेंट ने शुरू की है, अज असी वो लहर को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और तुहाडा फर्ज बनता है ये जिहड़े घोटाले ने हर घर तक जाके समझाइए। आज चंदा ब्रह्मदा कह रहा 10 साल, वो कांग्रेस ने साल नहीं रहना, ने डिग जाना है, अपने भारत वाली डिग जाना है। राज एनडीए का होना है, दिन छेती आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े घोटाले जड़े ने इन्हों लैके इन्होंने बह जाना है। और मेरी बेनती है भाई आज जी गल आ सारे हिंदुस्तान, खास तौर पर मैं बीजेपी के प्रधान को बेनती करांगा, गडकरी जी हनेरी चालू हो गई है, इनू तूफान की तरह सारे हिंदुस्तान च पहुंचा दो। उस तूफान कांग्रेस डुब के मर जूगी तो राज तुहाडा होगा। ये बहुत बड़ी गल है, ये जिहड़े घोटाले ने आपां इत्थे तक पहुंचाना है। मेरी अज ड्यूटी सी सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री पंजाब, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल होना ने अज इत्थे आना सी। मेरी ड्यूटी लाई है, उन्होंने हाजिरी लवानी है। और मैं बेनती करता एनडीए सारे साथियों को, श्रोमणी अकाली दल मोरी होकर तुहाडे नाल लड़ाई लड़ेगा। अज की नहीं, असीं पुरानियां जड़ियां ने तुहाडे हक च लड़ाइयां लड़ते रहे हैं। असीं पंडित जी के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी, असीं इंदिरा जी के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी, असीं एमरजेंसी की लड़ाई लड़ी, असीं हुण भी लड़ाई लड़ते हैं। जब तक आखिरी दम है बीजेपी के नाल करके हिंदुस्तान की आबरू के इज्जत नहीं असीं लड़ाई के भाईवाल होवांगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अजनाला जी के ओजस्वी भाषण के बाद मैं आमंत्रित करूंगा शिवसेना पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता श्री अनंत गीते जी को। अनंत गीते जी के आने से पूर्व इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस के अधिवेशन में 2 दिन सिर्फ एक ही काम हुआ, या तो वो लोग सफाई पेश करते रहे और या फिर भाजपा को कोसते रहे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनंत गीते जी को। एनडीए के अध्यक्ष आदरणीय अडवाणी जी, एनडीए के संयोजक शरद यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज जी, शिरोमणि अकाली दल के श्री अजनाला जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली जी, मंच पर उपस्थित एनडीए के सारे नेतागण और इस रामलीला मैदान पर उपस्थित एनडीए के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ये भ्रष्टाचार विरोधी महासंग्राम जिसका बिगुल दिल्ली के इस रामलीला मैदान से एनडीए ने यहां पर बिगुल दिया है,
और जो दिल्ली में हमने बिगुल दिया है इस महासंग्राम का भ्रष्टाचार के, इसको हमें देश के गली गली तक ले जाना है। और इसलिए ये आज महासंग्राम की शुरुआत इस रामलीला मैदान से हो रही है। चाहे घोटाला 2G स्पेक्ट्रम का हो, चाहे घोटाला कॉमनवेल्थ गेम्स का हो, चाहे घोटाला मुंबई के आदर्श सोसाइटी का हो, इन सारे घोटालों में केंद्र की यूपीए सरकार और महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार इस सारे घोटालों में लिप्त है। अरुण जेटली जी ने विस्तार से ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला क्या है वो विस्तार से आपके सामने यहां पर रखा है। मैं इसके मेरिट में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस रैली में उपस्थित ये जो लाखों की जनता यहां पर उपस्थित है, मैं जनता के ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़ का घोटाला, ये केवल घोटाला नहीं तो ये देश के जनता की ये लूट है, आप और हमारी ये लूट है। और इस बात को हमें देश की जनता तक ले जाना है। जिस प्रकार से यूपीए सरकार ने इस देश की जनता को लूटा है, यह हमें घर घर तक पहुंचाना है। वास्तव में इस घोटाले को यह सरकार तो स्वीकार करती है, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भी स्वीकार किया है, और इसीलिए उन्होंने जो संचार मंत्री ये राजा थे उनको मंत्री पद से हटाया। महाराष्ट्र के आदर्श घोटाले को लेकर कांग्रेस ने इस घोटाले को स्वीकार किया और इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से अशोक चव्हाण जी को हटाया। कॉमनवेल्थ का घोटाला, इस घोटाले को भी कांग्रेस ने स्वीकार किया और केवल जो सुरेश कलमाड़ी इस घोटाले में लिप्त है उनको कांग्रेस के महासचिव पद से हटाया। जब इस बातों को सरकार ने स्वीकार किया है कि घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और पिछले संसद के पूरे सत्र में विपक्ष की ओर से, सारे मत की ओर से ये मांग हम सदन में करते रहे कि ये घोटालों की चर्चा जेपीसी द्वारा होनी चाहिए। कल अखबारों में प्रधानमंत्री जी का एक बयान अखबारों में हमने पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने जाने के लिए तैयार हूं, उनके सामने समक्ष हाजिर होने के लिए तैयार हूं। सवाल यह उठता है जो प्रधानमंत्री पीएससी के सामने जाने के लिए समक्ष हाजिर होने के लिए तैयार है, वो प्रधानमंत्री जेपीसी क्यों नहीं स्वीकार करते, जेपीसी को क्यों नकार रहे हैं? मैं इस बात की ओर ज्यादा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। इस जेपीसी में केवल सरकार, इस घोटाले में केवल सरकार ही लिप्त नहीं, तो इस घोटालों में बड़े बड़े उद्योग घराने इस घोटालों में शामिल हो गए हैं। इसकी जांच जब हो रही है, सुप्रीम कोर्ट हर बार देश का उच्चतम न्यायालय इस घोटाले को लेकर कई बार सरकार की आलोचना कर चुका है। और ऐसे स्थिति में यदि सही जांच करनी है तो जेपीसी होनी ही चाहिए। और इस जेपीसी की मांग को लेकर इस सदन का पूरा सत्र इस जेपीसी को मांग को लेकर लड़ते रहा। और तब हमारे एनडीए के अध्यक्ष रामकृष्ण आडवाणी जी ने ये एक बयान दिया, ये घोषणा की कि अब ये लड़ाई संसद से सड़क पर जाएगी, अब ये लड़ाई पार्लियामेंट से
पब्लिक तक जाएगी। और उसी का रण संग्राम हम इस रामलीला मैदान से अब आज हमने शुरू यहां पर किया है। 1,76,000 करोड़ का ये लूट इस कांग्रेस के यूपीए सरकार ने देश की जनता का किया है। आज के अखबार आप देखिए, महाराष्ट्र के सारे अखबारों में जो आदर्श घोटाला है, इस घोटाले के बारे में मुंबई उच्च न्यायालय ने बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा है कि जमीन पर यह आदर्श टावर खड़ा हो चुका है। ये जमीन, ये भूमि सेना की है, ये मुंबई उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है। और केवल स्वीकार नहीं किया है, महाराष्ट्र की सरकार को यह सवाल किया है कि जो आदर्श घोटाले में लिप्त है उनके खिलाफ सरकार ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है। लेकिन सरकार चाहे वो महाराष्ट्र की हो, सरकार चाहे वो दिल्ली की, यूपी की हो, ये घोटालोबाजों की सरकार है। ये घोटालों की जांच नहीं करेंगे। इनकी जांच हमें करनी चाहिए जनता के अदालत के सामने, सड़क पर जाकर हमें इसकी जांच करनी चाहिए और उसकी सजा इस सरकार को हमें दिलवानी चाहिए। आज जब भ्रष्टाचार का मामला उभर कर आया है, पूरी दुनिया, पूरा देश इस भ्रष्टाचार पर आतंकित है। आज घर घर में 2G स्पेक्ट्रम के भ्रष्टाचार की चर्चा है और ये मांग जनता से हो रहा है, ये मांग देश की जनता कर रही है कि इसकी जांच जो संसद में मांग की है जेपीसी से होनी चाहिए। लेकिन सरकार जेपीसी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। सरकार एक अलग इश्यू को लेकर यूपीए की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी हो या राहुल जी हो, आज देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार आज आम जनता तक पहुंच चुका है, उस भ्रष्टाचार की ओर से जनता का ध्यान अलग करना चाहते हैं। वो भ्रष्टाचार की जांच नहीं करवाना चाहते, लेकिन इस हिंदुस्तान में यहां पर दंगे हो, समाजों के अंदर जो भिन्न भिन्न समाज है उनके अंदर दंगे हो, धार्मिक दंगे हो, जातीय दंगे हो, ये करवाने की साजिश यूपीए की चेयरपर्सन और राहुल गांधी करवा रहे हैं। पिछले कई दिनों के अखबार आप देखिए, इस देश के कई अच्छे संगठन हैं जो राष्ट्रीय प्रेम है, राष्ट्रभक्ति से भरे हुए हैं। जो हिंदू संगठन है उनके ऊपर आतंकवाद का आरोप लगाया जा रहा है, आतंकवादी उन्हें ठहराया जा रहा है। आरएसएस को आतंकवादी ठहराया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी ठहराया जा रहा है, जो एनडीए के घटक दल है उनको आतंकवादी ठहराया जा रहा है। और इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार आज जिसमें सारी यूपीए सरकार लिप्त है, मैं यकीन से यह कहना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह सरकार को इस भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा देना होगा। वो देना ही चाहिए उनको। ये स्थिति आज पूरे देश में है और इसलिए जो भ्रष्टाचार का मामला है उससे सारे देश को अलग करने के लिए सारे हिंदू संगठनों को आतंकवादी ठहराने की साजिश की जा रही है। वे चाहते हैं कि इस पर हिंदू संगठन भाग उठे, वो चाहते हैं कि इस पर देश भर में आतंक हो, देश भर में दंगे हो और भ्रष्टाचार से लिप्त हुई ये सरकार अपने आप को बचा पाए। और इसलिए ये जो संग्राम हमने आज यहां पर शुरू किया है, ये संग्राम हमें आने वाले संसद के सत्र तक कायम रखना है। देश के हर शहर में, देश के हर कोने में, देश के हर गली कूचे में इस भ्रष्टाचार के रण संग्राम को हमें ले जाना है। मैं एक विश्वास इस महारैली में हमारे एनडीए के नेताओं को दिलाना चाहूंगा। जब भी भ्रष्टाचार पर संग्राम का अवसर आया है, माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे हो या हमारे शिवसेना के कार्य प्रमुख उद्धव ठाकरे हो, ये भ्रष्टाचार के संग्राम में हमेशा अग्रसर रहे हैं, आज भी अग्रसर रहेंगे और भविष्य में भी अग्रसर रहेंगे। ये लड़ाई जनता के लिए लड़ाई है, ये जनता की सुरक्षा की लड़ाई है,
ये जनता के हितों की लड़ाई है। आज महंगाई आसमान को छू रही है। प्याज के दाम 70 रुपए किलो हो चुके हैं। मैंने एक बयान प्रधानमंत्री जी का आज अखबारों में पढ़ा है कि वो कृषि मंत्री शरद पवार जी को कह रहे कि आज प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, आप इसकी ओर कड़ा ध्यान रखिए। आज 70 रुपए किलो प्याज चुके हैं। सब्जियां 60 रुपए किलो से महंगी हो चुकी है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। महंगाई आसमान को छू रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, गैस के दाम बढ़ने वाले हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कृषि मंत्री को कि आप इसकी तरफ बारीक नजर रखिए, ध्यान रखिए। और कृषि मंत्री कह रहे हैं कि इसको कंट्रोल ना करने के लिए कम से कम 6 हफ्ते का आप इंतजार करिए। ये सरकार जो आम आदमी के नाम पर सत्ता में बैठी हुई है, इस आम आदमी के खिलाफ पिछला पहला यूपीए हो या दूसरा यूपीए हो, जो भी करतूतें इन्होंने सरकार में की है वो सारे आम आदमी के खिलाफ है। और ये जंग, ये लड़ाई, ये संग्राम आम आदमी के हितों की रक्षा करने के लिए है। आम आदमी को भ्रष्टाचारियों के जाल से मुक्त कराने के लिए है। आम आदमियों को सुरक्षा दिलाने के लिए है। और जब ये इंडिया ने बिगुल यहां पर दिया है तो ये रण संग्राम निश्चित रूप में गांव-गांव तक, बस्ती तक हमें ले जाना है। और इसीलिए आज इस रामलीला मैदान से इस संग्राम का शुरुआत हुआ है, इस जंग की शुरुआत हुई है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, मैं शिवसेना की ओर से यहां पर विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस भ्रष्टाचार के रण संग्राम में हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद से हटा नहीं देंगे, तब तक ये संग्राम हमारा चलता रहेगा। और इसी तरीके से इस संग्राम में आज एकजुट होकर सारा एनडीए इस संग्राम में है। और एनडीए के साथ साथ कई विपक्ष के दल हैं जो आज इसके समर्थन में है। लेकिन हमें लड़ाई एनडीए के नेतृत्व में लड़नी है। हमारे अडवाणी जी, शरद यादव जी, सुषमा जी, अरुण जेटली जी, इनके नेतृत्व में इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में निश्चित रूप में हम कामयाब होंगे। इस लड़ाई में निश्चित रूप में हम जीतेंगे। आज हमारा सम्मान यहाँ पर किया गया और हमें तलवार भेंट दी गई है। ये तलवार इसी प्रकार से चलती रहेगी जब तक हम हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का पूरा खात्मा नहीं करते, तब तक ये तलवार एनडीए की चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत सरकार के पूर्व उप प्रधानमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक परम श्रद्धेय आडवाणी जी, एनडीए के राष्ट्रीय संयोजक स्नेही भाई शरद यादव जी, मंच पर उपस्थित एनडीए के घटक दलों के समस्त सम्मानित नेतागण और इस विशाल रैली में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं एनडीए की तरफ से इस रैली के संयोजक भाई अनंत कुमार को, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता को और बीजेपी, अकाली दल, जनता दल यू और शिवसेना के दिल्ली के कार्यकर्ताओं को और समस्त दिल्ली वासियों को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इस महासंग्राम का श्री गणेश इतने उत्साह और जोशो खरोश से करवाया है। मित्रों, जितने लोग मैदान में दिख रहे हैं उससे ज्यादा लोग सड़क पर मौजूद हैं। ये प्रमाण है इस बात का कि भ्रष्टाचार का ये मुद्दा जनता को कितना उत्प्रेरित कर रहा है। मैं मैदान में खड़े लोगों का तो स्वागत करती ही हूँ, बाहर सड़क पर बैठे हुए लोगों का भी अभिनंदन करती हूँ। और अगर कनात हटाकर उन्हें अंदर आने की अनुमति दे दी जाए तो बहुत सीधे वो हमें देख सकेंगे, सुन सकेंगे। ये एक अच्छी बात यहाँ से अध्यक्ष जी ने करवाई है। मुझे लगता है कि इस बात की अनुपालना करनी चाहिए। मित्रों,
पूरे का पूरा शीतकालीन सत्र संसद का जेपीसी की मांग को लेकर बाधित रहा। लेकिन पूरे सत्र संसद की कार्यवाही बाधित होने के बाद भी जब जेपीसी की मांग नहीं मानी गई तो समूचे एनडीए के नेताओं ने यह तय किया कि संसद से सड़क पर चलना चाहिए और संसद के सत्र समाप्त होने के अगले ही दिन आदरणीय आडवाणी जी ने सभी एनडीए नेताओं की मौजूदगी में इस संघर्ष का ऐलान किया, जिसका शंखनाद हम आज कर रहे हैं। हमारे कृष्ण आज पंचजन्य का शंख बजाएंगे और इस महासंग्राम का शंखनाद दिल्ली की इस विशाल रैली से होगा, जो संसद के अगले सत्र तक पूरे देश में घूम घूम कर इस भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को आगे चलाएगी। मित्रों, भ्रष्टाचार के प्रकरण तो पूर्व में भी उभरते रहे हैं, लेकिन एक साथ इतने प्रकरण पहली बार उभरे हैं। मैं हैरान होती हूं कई बार कि यूपीए की ये सरकार अपने दूसरे अवतार में पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आई थी। लोगों को लगता था कि 5 वर्ष तक ये सरकार बिना किसी दिक्कत के चलेगी, लेकिन भयंकर महंगाई के चलते 1 साल के अंदर अंदर ये सरकार अलोकप्रिय हो गई और 1.5 साल के अंदर अंदर भ्रष्टाचार के चलते ये सरकार बदनाम हो गई और आज पूरी की पूरी सरकार कटघरे में खड़ी है। अभी भाई विजेंद्र गुप्ता कह रहे थे कि कांग्रेस महाधिवेशन में विपक्ष को कोसने का काम हुआ। मैं हैरान होती हूँ, अरे तुम्हारी ही सरकार, तुम ही करो भ्रष्टाचार और तुम ही डालो फटकार, ये कैसा तमाशा है? ये कौन सा न्याय है? मैं कहना चाहती हूँ मित्रों यहाँ कि हम जेपीसी की मांग ऐसे ही नहीं कर रहे थे। बार बार लोग कह रहे थे कि पीएसी विद्यमान है तो जेपीसी क्यों? पीएसी के सम्मानित अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा में हमारे वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय जोशी जी मंच पर मौजूद हैं, जो जेपीसी की मांग हमारे साथ खड़े होकर के कर रहे थे। आखिर क्यों? पीएसी सारे अकाउंट देखेगी, सारा फ्रॉड देखेगी, सारा घोटाला देखेगी, लेकिन मित्रों राडिया टेप्स के आने के बाद मामला केवल भ्रष्टाचार का नहीं रह गया। भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। राडिया टेप्स के खुलासों ने भारतीय लोकतंत्र के 4 खंभों के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। राडिया टेप्स के खुलासे से पता चला कि कॉर्पोरेट जगत हमारी जिंदगी में कहां तक दखल कर चुका है। मंत्रिमंडल का गठन, उसमें उनका दखल है। विभागों का वितरण, उसमें उनका दखल है। अखबार में क्या लिखा जाए, संपादकीय और अग्रलेखों में उनका दखल है। कौन सी खबर पहले पृष्ठ पर छपे और कौन सी तीसरे पृष्ठ पर छपे, इसमें उनका दखल है। न्यायपालिका के द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों में उनका दखल है। आज एक समय आ गया है जब सांसद बैठकर आत्मचिंतन करें, जब नेता बैठकर मंथन करें। ये सागर मंथन हो रहा है मित्रों, पूरे भारतीय लोकतंत्र और इंडियन पॉलिटी के सामने लगे हुए इस सवालिया निशान का यदि हम मंथन और चिंतन नहीं करेंगे तो लोकतंत्र के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए हम बार बार मांग कर रहे थे जेपीसी की। पत्रकार बंधु कहते थे कि आप जेपीसी वाले प्रधानमंत्री को बुलाओगे इसलिए वो जेपीसी नहीं दे रहे। आज तो आपका ये शक भी खत्म हो गया। अब तो पीएसी के सामने प्रधानमंत्री ने जाने की ऑफर कर दी। ये बात नहीं थी मित्रों, मैं बार बार कहती थी जेपीसी इसलिए नहीं दी जा रही कि सरकार को लगता है ये मुद्दा जीवंत रहेगा, जीवित रहेगा। लेकिन हमने तय किया कि अगर आप जेपीसी के माध्यम से इस मुद्दे को जीवित नहीं रखना चाहते तो हम जनता के माध्यम से मुद्दे को जीवित रखेंगे और हम जाएंगे लोगों के बीच में, घर घर द्वार द्वार जाकर हमारा कार्यकर्ता लोगों को बताएगा कि ये घोटाले क्या है।
एक के बाद दूसरा घोटाला, और पहला दूसरे से ज्यादा खतरनाक, दूसरा तीसरे से ज्यादा खतरनाक, और हर घोटाले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पिछले दिनों एक रहस्योद्घाटन हुआ कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन के तार विदेशों से जुड़ रहे हैं, और ये बात किसी ने लिखी नहीं, सरकार के अपने हलफनामे में कही गई कि इसकी जांच का दायरा इतना व्यापक है कि हमें विदेशों में जाकर भी जांच करनी पड़ेगी। आदर्श सोसाइटी घोटाले में आज रहस्योद्घाटन हुआ कि जिस अधिकारी ने फाइल आगे बढ़ाई उसको कैश मिलता गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज रहस्योद्घाटन हुआ कि जो अधिकारी तिहाड़ जेल के अंदर इस घोटाले में बंद है, उनकी हत्या की साजिश रची गई। हर दिन नई बात आती है, लेकिन सोनिया गांधी कहती है कि प्रधानमंत्री कटघरे में नहीं है, प्रधानमंत्री की कहीं जिम्मेदारी नहीं है। अभी यहाँ सीवीसी की बात कर रहे थे भाई अरुण जेटली जी, मैं कहना चाहती हूँ सरदार मनमोहन सिंह जी, आप उस गुरु के सिख हैं जिसने मां भवानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी, देह शिवावर मोह है शुभ कर्म न तो कबहू न करूं, अरिसों जब भी मैं जाए लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। मां भवानी के सामने वरदान मांगा था कि मां शुभ कर्मों से मैं कभी नहीं चलूं, तो ऐसा वरदान दे, और आपने उस गुरु के सिख ने बैठकर अपने हाथ से एक अशुभ काम करने का काम किया और अपने हाथ से दस्तखत कर दिए एक दागी आदमी को उस भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली संस्था पर बैठाने के लिए, जिसको सबसे बड़ी संस्था एपेक्स बॉडी माना जाता है। मित्रों, उस कमेटी में केवल 3 लोग होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। हम तीनों के सामने 3 नामों का पैनल आया। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि इस एक व्यक्ति पर मेरा रिजर्वेशन है, क्योंकि ये केस में लिप्त है, केस अभी खत्म नहीं हुआ है। जब ये केरल में फूड सेक्रेटरी थे उस समय पामुल इनका एक केस इन पर चला था। हम नहीं चाहते कि किसी दागी व्यक्ति को सीवीसी बनाया जाए। मुख्य सतर्कता आयोग, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ये जो बाकी 2 लोग हैं इनमें से आप किसी को चुन लीजिए। वो नहीं माने। मैंने कहा कि आप पैनल को बड़ा कर लीजिए, बाहर से और अफसर ले आइए, कोई भी उनमें से किसी को बना लीजिए। वो नहीं माने। मैंने कहा अच्छा 24 घंटे के लिए आप मीटिंग स्थगित कर दीजिए, जो बात मैं कह रही हूँ उसका फीडबैक ले लीजिए कि एक दागी व्यक्ति को लगाने में आपकी कितनी हेखी होगी। वो नहीं माने। उन्होंने कहा फैसला तो आज ही करना है। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, अगर फैसला आज ही करना है और इसी को लगाना है तो मैं सहमति नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा मत दीजिए। मैंने कहा मैं लिखित में असहमति दूंगी। तो उन्होंने कहा दे दीजिए। मैंने हाथ से दिखाई डिसएग्री, मैं असहमत हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री आज जवाब दें कि बाकी चीजों में वो कह सकते हैं मैं फाइल दिखाऊंगा, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली, भ्रष्टाचार की जांच करने वाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था विजिलेंस कमिश्नर के चीफ कमिश्नर को लगाने में आपकी सीधी जिम्मेदारी है या नहीं है। वहाँ किसी और के दस्तखत नहीं है। प्रधानमंत्री जी, वो नियुक्ति आपके दस्तखतों से हुई है, वो गृह मंत्री के दस्तखतों से हुई है, और मेरी असहमति की टिप्पणी वहाँ दर्ज है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ये जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री तो मिस्टर क्लीन है, अगर आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और आप देखकर आंखें मूंदते हैं तो भी आप उतने ही बड़े अपराधी हैं। रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता कुरुक्षेत्र, जिसकी 4 पंक्तियां बहुत चर्चित हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। अगर आप भ्रष्टाचार को देखकर तटस्थ रहते हैं तो भी आप अपराधी हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन सीवीसी की नियुक्ति में तो आपकी तटस्थता की भूमिका नहीं थी, आपकी सक्रिय भूमिका थी। आपके अपने हस्ताक्षरों से वो नियुक्ति हुई है, उस पर आपको क्या कहना है। आज सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है, प्रश्न चिन्ह लगा रहा है
लेकिन जो बात मैं कह रही थी मित्रों आपसे कि हम जेपीसी की मांग क्यों कर रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र के सामने लगे हुए इन सवालों का जवाब ना सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, न पीएससी दे सकती है। इसके लिए जेपीसी के लिए सांसदों को बैठने की आवश्यकता है, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। और इसलिए केवल हम नहीं, समूचा प्रतिपक्ष, उनके समर्थक दल भी और बाद में तो उनके घटक दल भी ये मांग कर रहे थे कि जेपीसी दे दीजिए। मेरा एक प्रश्न है कि आपने जेपीसी नहीं दी, कम से कम आप इतना तो बता दीजिए कि आप जेपीसी देना क्यों नहीं चाहते। ये तो हमें अधिकार है जानने का। मैं आज इस मंच से केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। श्रीमती सोनिया गांधी कहती है नो जेपीसी, मनमोहन सिंह कहते हैं नो जेपीसी। आई एम ओनली आस्किंग व्हाई नो जेपीसी। मैडम सोनिया गांधी व्हाई नो जेपीसी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर व्हाई नो जेपीसी। एक कारण तो बता दीजिए, एक वजह तो बता दीजिए कि जेपीसी क्यों नहीं। आप पीएससी के सामने जाने को तैयार हैं, लेकिन आप जेपीसी को गठित करने के लिए तैयार नहीं। आज इसका जवाब चाहिए सरकार को, सरकार से, और वो जवाब मांगने के लिए हमने इन रैलियों का आयोजन किया है। मित्रों, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर इनके पास छिपाने को कुछ नहीं है तो जेपीसी के गठन में दिक्कत क्यों? क्या पहले कभी जेपीसी नहीं बनी? मैं अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहती हूँ, चारों घटक दलों के लोग यहाँ मौजूद हैं, पहले 4 बार जेपीसी बनी है। 2 बार कांग्रेस के शासनकाल में बनी है, 2 बार एनडीए के शासनकाल में बनी है। पीएससी तो तब भी थी जब मनमोहन सिंह जी आपने स्वयं नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के तौर पर खड़े होकर सिक्योरिटी स्कैम केतन पालिक के केस में जेपीसी मांगी थी, तब भी पीएससी थी। तब जेपीसी क्यों मांगी थी आपने? 2 बार आपने हमें जेपीसी दी। हर्षद मेहता के समय आपने जेपीसी दी, बोफोर्स के समय जेपीसी दी, तब जेपीसी का गठन क्यों किया गया? और मित्रों, एक जेपीसी तो मैंने स्वास्थ्य मंत्री के नाते दी थी और खड़े खड़े दी थी। लोकसभा में मांग हुई विपक्ष के द्वारा कि अगर इस पेप्सी कोला के कांड में जेपीसी मिल जानी चाहिए, तो मैंने कहा स्पीकर साहब आप इन्हें जेपीसी दे दीजिए। एक दिन के लिए भी संसद बंद नहीं हुई थी और खड़े होते ही जेपीसी दी थी। और जेपीसी का एक रूल है कि सत्ताधारी पक्ष का चेयरमैन होता है वहां, लेकिन शरद पवार जी उस समय प्रतिपक्ष में थे। उन्होंने कहा कि इसका चेयरमैन क्या आप हमें बनाएंगी? मैंने कहा मंजूर, बनाएंगे। हमने नियम की अवहेलना करते हुए प्रतिपक्ष के व्यक्ति को जेपीसी का नेता बनाया था, जेपीसी का अध्यक्ष बनाया था। इसलिए मेरा एक ही सवाल है आज इस रैली में कांग्रेस अध्यक्षा से भी, सरकार के मुखिया से भी, कि जेपीसी आप क्यों नहीं दे रहे? इसका एक वाहिद जवाब हमें दे दीजिए, एक वैलिड आंसर आप हमें दे दीजिए। और अगर आप नहीं देते तो इसका मतलब बहुत साफ है कि आपके पास छिपाने को बहुत कुछ है और आप सांसदों के सामने आना नहीं चाहते। मित्रों, सरकार को लोग शासन का काम देते हैं, मगर विपक्ष को प्रहरी का काम देते हैं। और एनडीए इस सरकार का प्रमुख प्रतिपक्षी गठबंधन है, प्रिंसिपल ऑपोजिशन अलायंस। और इसलिए प्रहरी का मतलब है जब आप घर के आगे पहरेदार बैठाते हैं तो उसका मतलब है कि वो घर को लूटने नहीं देगा, और अगर घर लूट जाए तो उसे सजा दिलवाएगा। हम वो प्रहरी का काम कर रहे हैं। इस देश में जिस तरह चरम सीमा पर महंगाई बढ़ रही है, उसका भी प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है। लोकसभा में बोलते हुए 4 घोटालों का जिक्र किया था मैंने। गेहूं घोटाला, चावल घोटाला, दाल घोटाला, चीनी घोटाला, और सरकार को कटघरे में खड़े करके कहा था कि ये जो महंगाई की मार लोगों के कदमों पर पड़ रही है, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार के कारण है। थोड़े दिन बाद देखिए प्याज घोटाला भी सामने आएगा। ये जो प्याज आज आंसू निकलवा रहा है लोगों के, एक प्याज घोटाला भी सामने आएगा। इसीलिए हम प्रहरी बनकर हमने उन घोटालों का पर्दाफाश किया। आज प्रमुख प्रतिपक्षी गठबंधन के नाते हम निकले हैं सड़क पर। आज शंखनाद करके ये पहली रैली है हमारी। 12 रैलियां हम करेंगे संसद के सत्र के पहले तक, और इस सरकार को झुका कर रहेंगे, सरकार को बदल कर रहेंगे। हमने कह दिया है लोगों को
ये भ्रष्टाचार, चलो चले जनता के द्वार, चलो चले जनता के द्वार। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने की है। ये रैली में मैं आमंत्रित करूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी को कि वो आए और इस महासंग्राम का शंखनाद करें। एनडीए के कार्याध्यक्ष श्रद्धेय अडवाणी जी, संयोजक शरद जी, मंच पर उपस्थित लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय सुषमा जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जी, मंच पर उपस्थित सभी एनडीए के घटक पक्षों के सम्मानीय नेतागण और उपस्थित भाई और बहनों, 25 साल पहले 1985 में मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस शताब्दी समारोह में स्वर्गीय राजीव गांधी जी का भाषण था। उनके भाषण की मुझे याद आई और उन्होंने भाषण में कहा था कि देश भर के लाखों आम कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम को लेकर खूब उत्साहित है, लेकिन वे लाचार हैं क्योंकि उनके ऊपर ताकत और प्रभावशाली दलाल सवार है। जो बात राजीव गांधी जी ने 1985 में कही थी, वही बात आज देखने के लिए फिर से मिल रही है। स्वाधीनता के बाद देश के इतिहास में भ्रष्टाचार का अगर कोई सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ है तो इस साल में ये सब घोटाले कांग्रेस और यूपीए पार्टी ने किए। ये भारतीय जनता पार्टी ने आरोप नहीं लगाया, ये एनडीए ने आरोप नहीं लगाया। तो केंद्र सरकार को जो सीएजी है, उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है कि 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये कहने वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नहीं है, कोई यहां बैठी हुई विपक्षी पार्टियां नहीं है, ये सीएजी ने अपने रिपोर्ट में कहा है। 1,76,000 करोड़ यानी देश के जीडीपी के 3% हो गए। प्रधानमंत्री जी, आप जवाब दो। आप कहते हैं कि आपका कोई कसूर नहीं, आप उल्लेख करते हैं सीडर के पत्नी का। मुझे तो लगता है कि सीडर की पत्नी अगर आज रहती तो प्याज के भाव देखकर उसके भी आंखों में आंसू आते और वो प्रधानमंत्री के नाम से चिल्लाती रहती। प्रधानमंत्री जी, ये बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम में जो घोटाले हुए उसके हर फाइल पर आपने साइन की है या नहीं की है? एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी जो मंत्रियों की थी, उन्होंने हर फाइल को मंजूरी दी है कि नहीं दी है? प्रधानमंत्री, आप बताइए कि पीएमओ में आपने हर खर्चों को मंजूरी दी है कि नहीं दी है? प्रधानमंत्री हमें बताया कि जिस प्रकार से बजट लगातार बढ़ते गया, उस बढ़ते हुए बजट को फाइनेंस मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और पीएमओ और कैबिनेट ने हर समय अप्रूवल दिया है, मंजूरी दी है कि नहीं दी है? अगर आपने मंजूरी दी है तो आप जिम्मेदार नहीं है क्या? कॉमनवेल्थ गेम में एक स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम का काम हुआ। मैंने हिसाब किया कि 75,000 लोगों को बैठने के लिए स्टेडियम बना। 2 बाय 2 फीट की जगह एक व्यक्ति को रखे तो 3 लाख फुट होती है। 1 लाख फुट कॉरिडोर के लिए छोड़ दीजिए, 1 लाख और ऐड कर दीजिए, 5 लाख स्क्वायर फीट का अगर 5 स्टार होटल भी बनाना है तो केवल 200 करोड़ रुपए खर्चा आता है। प्रधानमंत्री जी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को नया नहीं बनाया गया, उसका केवल रिनोवेशन किया तो 980 करोड़ रुपए खर्चा हुए। जो ऊपर में जो कपड़ा लगाया गया वो अमेरिका से लाया गया।
लड़ाई मेक्सिको में हुई, जो रेड गोल्ड लाए वो स्विट्जरलैंड से लाए, रोप जर्मनी से लाई, कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलियन था, मजदूर ऑस्ट्रेलिया के थे और संडास को टाइल्स भी ऑस्ट्रेलिया की लगी और 980 करोड़ रुपए का चुना हिंदुस्तान की जनता को लगाने का काम आपके सरकार ने किया। इसके लिए जवाब दो, जिम्मेदार कौन है? 2G स्पेक्ट्रम में जब मारान के जो पत्र प्रकाशित हुए हैं उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है, ये मिनिस्ट्री हमारे पास है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर आप बना रहे हैं, पर इसमें जो प्राइसिंग का क्लॉज है, कीमत तय करने का क्लॉज है, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर तय नहीं करेंगे, ये मिनिस्टर तय करेगा। ऐसी नोट जब मारान की प्राइम मिनिस्टर के पास और प्रधान सचिव के पास गई तो उसको प्रधान सचिव ने प्रधानमंत्री के आदेश पर मंजूरी क्यों दी, इसका जवाब मनमोहन सिंह जी आप जनता के सामने दीजिए। कॉमनवेल्थ गेम में भ्रष्टाचार करने वाले मंत्री कांग्रेस के, कॉमनवेल्थ इसमें गेम्स में आयोजन समिति में सभी नेता बड़े से बड़े काम करने वाले कांग्रेस के, 70,000 करोड़ का चूना लगाया। प्रसार भारती की केस हमने उठाई, वो लाली को भी निलंबित किया गया। अनेक प्रकार के घोटाले सामने आए जिसका संबंध है कांग्रेस और यूपीओ के मिनिस्टर के साथ। और सोनिया जी कहती है कि हमारा क्या संबंध है? भ्रष्टाचार करने वाले कॉमनवेल्थ गेम में कांग्रेस के मंत्री हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के सदस्य हैं। और अगर ये तथ्य सामने आते हैं, मीडिया लेकर आती है, हम लोग लेकर आते हैं, तो हमारा दोष क्या है? इसका आप जवाब दो। 2G स्पेक्ट्रम को मंजूरी किसने दी? फाइनेंशियल अप्रूवल किसने दिया? प्राइसिंग का क्लॉज उसमें से किसने निकाला? सोनिया जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप आपके अधिवेशन में हमारे नाम से चिल्ला रही है, मुझे बताइए, ये 2G स्पेक्ट्रम में घोटाले करने वाली सरकार कांग्रेस की, मंत्री कांग्रेस के, निर्णय सरकार के, वही कांग्रेस का, कॉमनवेल्थ गेम में परचेस करने वाले नेता कांग्रेस के, सब जगह आपकी इन्वॉल्वमेंट है और आप कहती है कि हम भ्रष्टाचार पर बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे। जब आप यूपीए के चेयरपर्सन हैं, आपके नेतृत्व में सरकार बनी है और आपके नेतृत्व में बने हुए सरकार के मंत्री 1947 के बाद, स्वाधीनता के बाद देश को लूटने के लिए इतने करोड़ों के भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपका इसमें कोई रोल नहीं, आपकी पार्टी इसमें कोई जिम्मेदार नहीं, और ऊपर से शोर मचा रहे हैं। मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि कांग्रेस का अधिवेशन क्या है, तो मैंने जवाब दिया कि चोर मचाए शोर। और हिंदी फिल्म आई थी चोर मचाए शोर, वैसी कहानी है। इस देश को लगातार लूटा गया। मुंबई के आदर्श सोसाइटी में कारगिल के शहीदों के लिए जमीन आरक्षित थी। कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री ने 3 फ्लैट अपने रिश्तेदारों को अलॉट किए और उस सोसाइटी में 70% लोग कांग्रेस के हैं। शहीदों के नाम पर आपने इसको लूटा है। जवाब दो सोनिया जी, इसमें हमारा संबंध क्या है? आपके नेतृत्व में लूट चल रही है कारगिल के शहीदों के नाम पर और आप ऊपर से भाषण दे रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे। अरे लड़ने की बात छोड़ दो, जो आपकी सरकार है, आपके मंत्री है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको आप रोक नहीं सकती, जो खुले रूप से देश को लूट रहे हैं, और आप किससे लड़ने की बात कर रही है? पहले अपने घर को सुधारो, घर में हुए भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालो और भ्रष्टाचार को रोको, तब आपको अधिकार है, नैतिक अधिकार है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का। बहनों और भाइयों, समय बहुत हुआ है। भ्रष्टाचार की कहानियां इतनी बड़ी है कि अगर शाम तक भी बैठेंगे तो एक एक कहानी आपके सामने आती रहेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुषमा जी को, अरुण जी को, कि संसद के दोनों सभागृहों में उन्होंने जिस प्रकार से संघर्ष किया और हमारे एनडीए के जो सांसद बैठे सभी पार्टियों के, शरद जी है, शिवसेना के, अकाली दल के, और हमने जेपीसी की मांग की।
अरे भाई, पीएसी के सामने जाने के लिए तैयार है तो जेपीसी की मांग को क्यों ठुकरा रहे हैं? दाल में कुछ काला है या दाल ही काली है? ये क्यों है? क्यों डरते हो? आपको क्यों चिंता है? सुषमा जी ने सवाल पूछा। प्रधानमंत्री जी, आपको सीवीसी की थॉमस साहब की अपॉइंटमेंट के समय देश की विपक्ष की नेता लिख रही है, डिसेंट नोट लिख रही है, ये दागी है, इनको नियुक्त मत करो। वो नोट सुषमा जी लिखने के बाद भी ईमानदार प्रधानमंत्री को, जो ईमानदार प्रधानमंत्री कहते उनको मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता ने कहने के बाद में आपने उस फाइल पर साइन करके थॉमस साहब की नियुक्ति क्यों की? सुप्रीम कोर्ट ने आपको जिस प्रकार से लताड़ा है, उसके बाद में आपको ध्यान में आया कि आपने गलती की, पर यह गलती आपने किसके इशारे पर की? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे एक ने हजारों सवाल है। संसद में इस सवालों का जवाब नहीं मिला, संसद नहीं चली। तब अडवाणी जी को और हमारे एनडीए के नेताओं को कहना पड़ा कि अगर लोकतांत्रिक मार्ग से, अगर संसद में अगर हम हमारी आवाज नहीं सुनना चाहते, हमको दबाना चाहते हैं, तो जनता की अदालत में जाकर हम संघर्ष करेंगे। बहनों और भाइयों, इस संघर्ष की, महासंग्राम की शुरुआत आज हुई है। स्वाधीनता के बाद देश को लूटने वाली ये लुटेरों की ये जो पूरी बारात है, इसका दुल्हा भले राजा है, पर इसमें शामिल होने वाले बाराती ये कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए दलाल हैं जो देश को लूट रहे हैं। ये भ्रष्टाचारों की बारात है, ये दलालों की बारात है, और इसको निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का इनके चेहरे पर जो नकाब है, उसको फाड़कर सच्चाई हिंदुस्तान की जनता को दिखाना, यही एनडीए का परम कर्तव्य है। और इसी भावना से आप सबको यहां बुलाया गया है। अडवाणी जी जाहिर करेंगे कार्यक्रम, हम देश भर में गांव-गांव में जाएंगे, इस युद्ध को छेड़ेंगे, इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे और ये नारा देंगे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, भ्रष्टाचारियों का राज बदल दो। यही संघर्ष लेकर हमको आगे जाना है। आप इस संघर्ष में अपनी भूमिका को बड़ी ताकत के साथ इसमें आप कार्य करिए, यही आपसे आह्वान करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अपनी छत बना सके वो गरीब लोग, उसमें रह सके। मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूं हमारे हर दिल अजीज नेता, एनडीए के अग्रणीय नेता, संयोजक आदरणीय शरद यादव जी को कि वो आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय अडवाणी जी, गडकरी जी, सुषमा जी, अरुण जेटली जी, वेंकैया नायडू जी, राजनाथ जी, मुरली मनोहर जोशी जी और सभी एनडीए के घटक दलों के नेतागण, मंच पर और सामने बैठे हुए भाइयों और बहनों, मंच पर और सामने बैठे हुए भाइयों और बहनों, आज ये शुरुआत है। आप जानते हैं कि 5 तारीख को, 5 जुलाई को महंगाई के खिलाफ संग्राम हुआ था, भारत बंद रहा था। पूरा समूचा विपक्ष और एनडीए उसकी धुरी था। जब से यह सरकार आई है, महंगाई साथ साथ लाई, और आज इंतहा यह है कि दुनिया का कोई लोकतांत्रिक देश कॉमनवेल्थ का जो घोटाला है, सरकार कहती है कि 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। गलत है, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। लूट
लूट हुई है। 2G स्पेक्ट्रम, ठीक कहा सुषमा जी ने कि ये कोई विरोधी पल के लोग, विरोधी पार्टी के लोग नहीं मांग रहे हैं। जेपीसी ये आया है सीएजी में, जो लेखा करती है, हिसाब किताब रखती जो संस्था है, उसने कहा है कि 1,76,000 करोड़ इस देश के लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनाज सड़ रहा है गोदामों में, गरीबों में बांटो। इन्होंने इस काम को नहीं किया। कितने रुपए लगते सस्ता, पूरा दाम, पूरा सस्ता अनाज बांटने में? पूरे देश भर को सस्ता अनाज बांटने में भारत सरकार को सिर्फ 45,000 करोड़ रुपए का घाटा होता। नहीं किया, नहीं माने। अभी सम्मेलन हुआ है, जो इस देश के सर्वोच्च पद पर है, इस देश की रखवाली की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो ये कहकर के बरी नहीं हो सकता, ये कहकर से अलग नहीं हो सकता कि मैं निर्दोष हूं। मनमोहन सिंह जी, आप अकेले मनमोहन सिंह नहीं, भारत के सर्वोच्च पद पर आप बैठे हैं। एक रखवाली करता है, चौकीदार होता है, यदि चोरी हो जाती तो हटा दिया जाता है। आप इस देश के चौकीदार नहीं, इस देश की संपूर्ण खजाने के, फौज के, समूचे देश की हर तरह की हालत को बदलने के लिए आपको यहां बैठाला गया। जेपीसी कोई नई मांग है, संविधान के बाहर की मांग है, संविधान में निहित है। ये संविधान में 4 बार आपने जेपीसी बनाई है, 4 बार बड़े घोटालों पे बनाई है। आप पीएससी के सामने जाना चाहते हैं? मैं रामलीला मैदान से पूछना चाहता हूं कि पीएससी ने कब और किस मौके पर भ्रष्टाचार के मामले में कोई मामला निकाल कर दिया? बताइए। सारे बड़े भ्रष्टाचार पर हम लोगों ने पीएससी, जेपीसी बनाई। आप जो है वो जेपीसी बना करते, जेपीसी का मतलब है मिनी पार्लियामेंट। रोज पार्लियामेंट नहीं चल सकती, उसकी छोटी पार्लियामेंट आप बनाने को तैयार नहीं। देश में हाहाकार है, पेट में आग लगी है। आपके आने के साथ रोज महंगाई, रोज गरीब आदमी की थाली में खाना पड़ जाता, रोज प्याज घर जाती है, रोज आलू घर जाता है, टमाटर के दाम बढ़ने वाले हैं, 300 रुपये किलो लहसुन बिक रहा है। आप कहते हैं कि महंगाई घट जाएगी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर कहता है कि 3 हफ्ते लगेंगे। आपका जो नेफेड का सेक्रेटरी है वो कहता है कि प्याज की कोई कमी नहीं, कमी थी भी तो आप काय के लिए उठाने गए? राज नहीं कर सकते तो क्यों बैठे हो यहाँ? और राज करना है तो राज करने की संकल्प चाहिए। जमाखोरी कैसे करेगा? कड़ा से कड़ा कानून बनाइए। आप हमको तो मीठा में बंद करते, यार में बंद करते, जमाखोरों को क्यों नहीं करते? आपकी सरकारें हैं, राज्य सरकार, बता दीजिए कौन सा कमाल हो सकता है? इस देश की 50 लाख हेक्टेयर जमीन दिल्ली के आसपास, नेशनल हाईवे के आसपास, देश की सबसे ज्यादा जलखेत जमीन 50 लाख हेक्टेयर अकेले दिल्ली के आसपास आपने ऐसी जेल और फालतू काम में गंवा दी। ये दुआब का इलाका है, चुनाव का इलाका है, भूखा मर जाएगा ये देश। ये खेत जो है, उपजाऊ खेत जो है, ये हिंदुस्तान की संपत्ति है। आप पेट में आग लगा दिए, खजाने में लूट मचा दिए।
आप जो है वो कहते हो एक दिन चली पार्लियामेंट। सुषमा जी, हम लोग नहीं चाहते थे एक दिन चली पार्लियामेंट, लेकिन इन लोगों ने पार्लियामेंट में जो भी खड़ा हुआ, विरोधी पक्ष का नेता सुषमा खड़ी हुई, सबने गाल ठोक करके मना कर दिया कि नहीं बोल सकते आप, बोलने देते नहीं हो, मांग करो तो पूरी नहीं करते हो, और सम्मेलन करके विरोध की आवाज जो विरोधी बोलते कहते भ्रष्टाचार खत्म करो, खत्म करना है, मिटाना है, बर्बाद करना है। अरे कौन राज कर रहा है पुष्कर में? राज आप कर रहे हैं, कौन हटाएगा? ऊपर से बजरंग बली आएगा, ऊपर से गणपति आएगा, ऊपर से भगवान आएगा, कौन आएगा? राज आप कर रहे हो और कह रहे हो, किससे कह रहे हो? अरवानी जी से कह रहे हो, सुषमा जी से कह रहे हो, किससे कह रहे हो? कौन हटाएगा? राज तुम्हारे हाथ, 6 साल से हाथ, कौन हटाएगा? विरोध की आवाज कराते हो, विरोधी की काम है चलाना, विरोधी का काम है हलकारे लगाना, विरोधी का काम है जनता के दुख और तकलीफ को आवाज देना। हम इस फर्ज से हट नहीं सकते। आप तो हटना चाहते हो, रात में बैठ करके भ्रष्टाचार मिटा रहे हो। 1,76,000 करोड़ का इस दिल्ली में एक गुलाम देशों का खेल किया आपने तबाही मचा दी। पूरी दिल्ली में, असली दिल्ली है, उसमें 1 रुपया नहीं खर्च किया। गंदी बस्ती है, खराब दिल्ली है, उसमें 1 पैसा नहीं खर्च किया। सारा का सारा टुटके जोर में इन्होंने लूट करा दी। मैं जहां रहता हूं वहां का फुटपाथ बेस्ट था, बढ़िया था, वहां की घास बढ़िया थी, वहां के पेड़ बढ़िया थे। इन बेईमानों ने पैसा खा करके घास लगाने में पैसा खा गए, विदेशों से सामान लाने में पैसा खा गए। और बेईमानों कहते हो कि भ्रष्टाचार मिटाओगे? कौन से कह रहे हो? किससे कह रहे हो? कौन से कौन आएगा? अमेरिका आएगा, चीन आएगा, कौन आएगा भ्रष्टाचार मिटाने? और भ्रष्टाचार की बातें उठाएंगे तो दिल्ली से लेकर गांव तक, नरेगा से लेकर इंदिरा आवास तक पूरे देश में धांधली हुई है, चारों तरफ लूट मची हुई है। कहते हम जेपीसी नहीं मानेंगे, एनडीए में गड़बड़ हुई है। अरे प्रणब मुखर्जी ने 15 तारीख को, याद होगा सुषमा जी, हम लोग बैठे थे तब सत्र चल रहा था। टी.आर. बालू जो डीएमके का था, उन्होंने कहते कहते अंत में कहा कि 98 से होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा, सुषमा जी ने कहा यस, मैंने कहा यस, सांझ को आज क्या जो आज बात कर रहे हैं 2001 से सुप्रीम कोर्ट के लोग, अरे हम लोगों ने कहा 98 से करो। मैं यहां से कहता हूं 47 से करो, पता चल जाएगा। 47 से करो, कौन रोकता है? भ्रष्टाचार से संग्राम है तो कोई आए, कोई हो भ्रष्टाचारी, हमारे बाजू में है या तुम्हारे बाजू में है, उसे जेल जाना चाहिए, उसे तबाह और बर्बाद होना चाहिए, उसे पूरी तरह से कानून के शिकंजे होना चाहिए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आपसे पक्का कहना चाहते हैं कि कभी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, आज ही से ये संग्राम जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जब तक भ्रष्टाचार का इलाज नहीं होता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी जनता गौरबंद होती है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि उठाओ, आज तो दिल्ली है, गांव जाना है, शहर जाना है, खेत खलियान जाना है, जगाना है। ये नई आजादी, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, आजादी क्यों बढ़ते जा रही है? पूरे देश के अंदर लूट मची है। यही लूट भ्रष्टाचार महंगाई बढ़ाता है, यही लूट भ्रष्टाचार बेकारी बढ़ाता है, लाचारी बढ़ाता है, बेबसी बढ़ाता है, गुर्बत बढ़ाता है। इसे मिटाना है, इसे बर्बाद करना है, इसे तबाह करना है। उठाओ, उठाओ, तो सारे देश में हम सब
लोगों को सच्चाई और ईमान की भैंस जारी करना है, जारी करना है, जारी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को आमंत्रित करूं। सब लोग जोरदार नारा लगाएंगे, एनडीए एकता, एनडीए एकता, एनडीए एकता। लालकृष्ण आडवाणी जी जो कि एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हमें संबोधित करेंगे। मेरा अनुरोध है कि हम कत्ल ध्वनि से उनका स्वागत करें और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को। एक जोरदार नारा आडवाणी जी से पहले, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, लालकृष्ण आडवाणी। मित्रों, अनेक हमारे नेताओं ने इस बात का उल्लेख किया है कि रामलीला मैदान की आज की सभा एक संघर्ष का आरंभ है। महासंग्राम हमने जो शुरू किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जो संसद के भीतर पूरा शीतकालीन सत्र चलता रहा, उसको संसद से सड़क तक ले जाना, पार्लियामेंट से पब्लिक और पंचायतों तक ले जाना, यह निर्णय करके एनडीए के लोग सब यहां एकत्र हुए हैं और आज दिल्ली वासी यहां पर आए हैं। पहले तो मैं उसी की घोषणा करूंगा कि इस प्रकार की रैली कहां कहां कब कब होगी। तो आने वाले 2 महीने में जब तक बजट सत्र आरंभ नहीं होता, तब तक हम कहां कहां जाएंगे इसका मैं उल्लेख करूंगा। अधिकांश तारीखें तय हुई हैं, लेकिन कुछ तारीखें उन स्थानों पर अवलंबित हैं कि उनको कब सुविधा है। इसके बाद की सभा 9 जनवरी को गुवाहाटी में होगी एनडीए की, और जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान आज शुरू हुआ है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आसाम के उस प्रदेश में हम सबसे पहले जा रहे हैं और एनडीए की सभी पार्टियां वहां पर उसमें भाग लेंगी। उसके बाद एक बहुत विराट सभा, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम संसद से बाहर ले जाने की बात करते थे तो सबसे पहले टेलीफोन मेरे पास उद्धव जी का मुंबई से आया। उन्होंने कहा आप चाहें तो हमारे यहाँ शुरू करिए, दिल्ली की बजाय हमारे यहाँ से शुरू करिए। लेकिन सबकी राय ये बनी यहाँ पर कि पहली सभा संसद के तुरंत बाद दिल्ली में ही होनी चाहिए। एनडीए के सब लोग संसद में हैं, इसलिए पहले यहाँ पर की जाए और उसके बाद उनको जो भी और तारीख अच्छी लगे वहाँ करें। मुंबई ने हमको सूचना दी है कि वहाँ की सभा 16 जनवरी को होगी। वहाँ के शिवाजी पार्क मैदान में वो जैसी सभा होती है वैसी ही होगी, महान, विराट, भव्य। और निश्चित रूप से मुंबई की जो सभा होगी वह एक बार फिर से नई दिल्ली को हिला देगी। उसके बाद उड़ीसा में भुवनेश्वर में 17 जनवरी को एनडीए की सभा होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसके बाद जयपुर में 19 जनवरी को सभा होगी और 21 जनवरी को चेन्नई में हम सभा करेंगे। 5 फरवरी को कानपुर में हम सभा करेंगे। 6 फरवरी को हरियाणा में रोहतक में हम सभा करेंगे। ये तो सभाओं की तारीखें निश्चित हो गई, लेकिन
जहां निश्चित नहीं हुई है ऐसे स्थान हैं हैदराबाद, भोपाल, अहमदाबाद, लुधियाना। इनमें उन्होंने कहा है कि वो जल्दी तारीखें तय करके सूचना देंगे। लेकिन मैं यहाँ के उपस्थित देश नागरिकों के माध्यम से सारे देश को कहना चाहता हूं कि ये तो बड़े बड़े नगरों की सभाएं हैं, लेकिन फरवरी का पहला सप्ताह हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और बाकी अन्य एनडीए की जितनी पार्टियां हैं वे जिला केंद्रों में, तालुका केंद्रों में, तहसील केंद्रों में और गांवों में जाकर के और भ्रष्टाचार के खिलाफ सभाएं करें। सभी पार्टियां करेंगी, उसमें मुझे विश्वास है कि हम काफी दूर दूर तक, गांव तक पहुंच जाएंगे। मैंने ये बात कह दी कि यह आरंभ है और ये महासंग्राम गांव तक जाएगा। मैं सुन रहा था सब लोगों के भाषण और मुझे स्वयं को लगा कि भ्रष्टाचार किस प्रकार का है और कितना भयंकर है, और हमारी ये जो मांग है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की वह कितनी उचित है। जितनी मात्रा में अरुण जी ने आरंभ करके और आखिर में आकर के सुषमा जी और शरद यादव ने उसको दिल्ली वासियों के सामने रखा है, मुझे उस विषय पर कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बात करूंगा, एक तो कहूंगा अपने कांग्रेसी मित्रों से कि आप हमारी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग के बारे में जो कुछ भी कह चुके हो, मैं चाहूंगा कि आपके यहां पर एक बहुत पुराने ऑफिशियल हैं, अधिकारी हैं, भारत सरकार में रहे हैं, अनेक पदों पर रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है कि वो श्रीमती गांधी के निजी सहायक रहे, जिनका नाम है पीसी अलेक्जेंडर। और उनसे हम भी परिचित हैं, हमारे शिवसेना के मित्र भी परिचित हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी सफलता के साथ, योग्यता से के साथ 2 टर्म वो राज्यपाल रहे। आज के एशियन एज में जो अखबार पढ़ते हैं और इन विषयों के बारे में रुचि लेते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में हमारी जो मांग है उसका औचित्य, उसकी वैधता, उसके बारे में जितने प्रभावी ढंग से आज पीसी अलेक्जेंडर ने पत्र लिखा है, लेख लिखा है, मैं चाहूंगा कि मेरे कांग्रेस के मित्र भी उसको पढ़ ले जरा। उस लेख का नाम उन्होंने रखा है कलेक्टिव एमनेस्टी, कलेक्टिव एमनेस्टी नहीं, एमनेसिया, कलेक्टिव एमनेसिया। विस्मृति होती है एक व्यक्ति को, और अगर सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी को और केंद्र की सरकार को विस्मृति हो जाए तो उसको कहते हैं कि सामूहिक विस्मृति, कलेक्टिव एमनेसिया। आपको इतनी भी बात याद नहीं रहती कि इस प्रकार की स्थिति में कोई भी प्रधानमंत्री हो तो 2 काम कर सकता है, या तो कैबिनेट की मीटिंग बुला करके उनसे पूछे कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ राजा ने किया है उस राजा के निर्णय पर लॉ मिनिस्ट्री ने आपत्ति की है, उस राजा के निर्णय पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आपत्ति की है। तो ऐसी सूरत में राजा का निर्णय जो है वो कोई सरकार का निर्णय नहीं हो सकता। या तो मैं उसको रद्द कर दूं और मैं कहूं कि ये मुझे स्वीकार नहीं। मैं उन सारी पत्रों में नहीं जाता हूं कि जब राजा ने पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके भेजा कि मैंने सोचा है कि इस ढंग से स्पेक्ट्रम का वितरण किया जाए, तो तुरंत प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ठीक नहीं है, और उन्होंने उस पत्र में उसी दिन जवाब दिया। जवाब में लिखा
कि मैं चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंट ढंग से होना चाहिए, ऑप्शन के ढंग से होना चाहिए। और आपको पता है कि इस पत्र का जवाब महीने 1.5 महीने बाद दिया राजा ने, और आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए उसने कहा कि मैंने जो कुछ किया है वो ट्रांसपेरेंट है। और प्रधानमंत्री ने ये न कह करके कि मैंने आपको जो कहा था वो क्यों नहीं किया आपने, उन्होंने कहा ठीक है आपका पत्र मिला, एक्नॉलेज किया, और एक प्रकार से एक्नॉलेज करके यह पत्र उन्होंने स्वीकृति दे दी कि अच्छी बात है, करो, ऐसे ही करो। मैं उन सारे डिटेल्स में नहीं जाता हूं। उस समय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी गलती की जब उन्होंने केवल मात्र पत्र स्वीकार करके भेज दिया, एक्नॉलेज करके भेज दिया। शायद इसी कारण सुप्रीम कोर्ट तक ने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में प्रधानमंत्री से एफिडेविट लिया, हल्फनामा लिया कि यह कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री को एफिडेविट नहीं देना पड़ा है। और इसीलिए मुझे आपके सामने एक बात कहनी पड़ रही है जो कि मैंने कहीं नहीं कही, आज आपके सामने कहता हूं। मैंने एक मंत्रिमंडल के सदस्य से, वरिष्ठ सदस्य हैं, उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमको तो 2-3 बार पता लगा कि नहीं, अब तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग विपक्ष की स्वीकार होने वाली है। और कल तो हमको पता लगा कि स्वीकार हो ही गई, निर्णय हो गया है। और इसी कारण एक औपचारिक रूप से बैठक आज होगी, शाम को 5 बजे होगी या किसी समय होगी, ये भी पता लगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने स्वयं ने प्रधानमंत्री से बात की और प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और तो उन्होंने कहा फिर ये बैठक बुला ली जाए। उन्होंने कहा हाँ बुला ली जाए। और निर्णय हो गया कि अमुक समय पर सभी मंत्रियों की बैठक होगी और हम लोग अपेक्षा करते थे कि निर्णय हो जाएगा। उस मंत्री ने मुझे कहा कि मैं भी अपेक्षा करता था कि अब हो जाएगा, लेकिन क्यों नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता, मैं कह नहीं सकता हूं। आज यह सभा हो रही है जो कि एक प्रकार से देश भर में प्रधानमंत्री के खिलाफ एक प्रकार से अभियान का आरंभ है। और इसीलिए मैं और कोई बात न कह करके व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जिसके बारे में मैंने 2009 के पूरे लोकसभा चुनाव में लगातार ये कहा कि मेरी उनसे शिकायत सबसे बड़ी ये है कि प्रधानमंत्री होते हुए भी वे प्रधानमंत्री के अधिकारों का जो संविधान ने उनको दिया है, जो देश की जनता ने उनको दिया है, उसका उपयोग न करके पूरी देर प्रतीक्षा करते रहते हैं कि इस विषय में 10 जनपद क्या कहता है। यही मेरा सबसे बड़ा आरोप था उनके ऊपर, जिसके कारण कुछ मेरे मित्रों ने ये कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे हैं, भले हैं, ईमानदार हैं, उनको ये कमजोर प्रधानमंत्री करके प्रस्तुत करना ये कुछ ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री का पद कमजोर नहीं है। आज भी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जिस पद पर बैठे हुए हैं, उस पद की ताकत को पहचान करके मैं आप सबकी ओर से अपील करता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से कि हिंदुस्तान की यह जनता या आम आदमी या एनडीए के सब नेता वे तो चाहेंगे कि भ्रष्टाचार सब जगह समाप्त हो, हर प्रकार का भ्रष्टाचार समाप्त हो। लेकिन आज जो इतना संघर्ष शुरू हुआ है उसका एक छोटा कारण है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग स्वीकार नहीं की गई, नहीं तो शायद ये नहीं होता। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो एनडीए लड़ता, लेकिन ये जो अभियान शुरू हो रहा है उसका एक ही कारण है और उस कारण को मिटाने का अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास आज भी है प्रधानमंत्री की हैसियत से। इसीलिए मैं उनसे आखिरी अनुरोध करता हूं कि हमारा अभियान आगे चले और
जिस अभियान में स्वाभाविक रूप से पूरा का पूरा केंद्र बिंदु उस हमले का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी होंगे, कांग्रेस पार्टी और ये यूपीए सरकार वो तो होगी ही, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी होंगे, उनके पास पूरा अधिकार है कि इस स्टेज पर भी ये कहें कि मैं जनता की इच्छा को देख करके, विपक्ष की इच्छा को पहचान करके उसका आदर करते हुए, और क्योंकि मैं स्वयं कह चुका हूं कि मुझे मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं, मैं पीएसी के पास जाने को तैयार हूं, तो मुझे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास क्यों नहीं जाऊंगा, मैं उसके पास भी जाने को तैयार हूं। और अपने बाकी सब साथियों को कह दें कि आप अब तक मुख्य कारण यही बताते थे लोगों को कि हम नहीं चाहते कि देश का प्रधानमंत्री जाकर के जेपीसी के सामने प्रस्तुत हो। जब मैंने स्वयं ने कह दिया है तो मैं इनकार क्यों करूंगा। आपका अधिकार है कि आप विपक्ष की और जनता की और एनडीए की इस मांग को मानते हुए जेपीसी की घोषणा करें, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये अपील करता हुआ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। उससे पहले इतना कहूंगा कि 1947 में भारत आजाद हुआ, वह वर्ष माना जाता है भारत की स्वतंत्रता का वर्ष। 1950 में भारत का संविधान बना, वह माना जाता है संविधान का वर्ष। 1975 में देश पर इमरजेंसी लगी, वह माना जाता है इमरजेंसी का वर्ष। यह 2010 जो 10 दिन के अंदर यह वर्ष समाप्त होगा, साधारणतः माना जाएगा कि यह घोटालों का वर्ष था। दिस वॉज द ईयर ऑफ स्टिंकिंग स्कैम्स, बदबूदार घोटाले। मैं चाहता हूं कि आपके इस निर्णय से वह टल जाए, वो न हो जाए, ये न माना जाए कि दिस वॉज द ईयर ऑफ स्कैम्स। और इस दृष्टि से इसको बदलने की किसी में ताकत है तो आज भी देश के प्रधानमंत्री को है। उनको सबकी ओर से, देश की ओर से, ईमानदार शासन की ओर से उनसे अपील करते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हमारी इच्छा को आप स्वीकार करें और उसके सामने आकर के जो आपको कहना हो कहें। बहुत बहुत धन्यवाद।